तो यहीं से इस नॉर्मल रिएक्शन की शुरुआत होगी। यहीं से इस नॉर्मल रिएक्शन टॉपिक की शुरुआत होगी कि नॉर्मल रिएक्शन अगर लगेगा तो कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा। क्योंकि याद रखें ये जो पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपके फोर्सेस की सही जानकारी, फोर्सेस के सही इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, फोर्सेस पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट फोर्स डायग्राम जो आप बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है पूरा टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि अगर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम गलत बन गई बेटा, फोर्स डायग्राम गलत बन गई, यानी कि फोर्स का हिसाब किताब ही अगर गलत हो गया आपका, तो क्या आप कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ जो कि नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए है, क्या वो सही से लगा पाओगे आप? जब आपके फोर्स का हिसाब किताब ही बिगड़ गया, तो क्या फोर्स इक्वल टू एम सही से लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। ऑलराइट, तो पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, वो फोर्सेस पे होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस सेशन। और इस वाले सेशन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थर्ड लेक्चर के अंदर इसे आगे बढ़ाते हुए जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक टेंशन और एक फ्रिक्शन का नाम मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम धीरे धीरे एक एक को डिटेल में समझना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन की। काफी बच्चों ने पढ़ रखा होगा पहले से पढ़ रखा होगा, तो क्यों ना मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं शुरू में। चलो, तो देखो ऐसा है कि सपोज हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है या एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया, कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक को रख दिया। अब ये तो हमें मालूम है कि यह जो टेबल है ये इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। जो बच्चे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा, ये जो टेबल है ब्लॉक पे वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात। हमने बगल में क्या किया, एक और ब्लॉक प्लेस कर दिया, कुछ इस तरीके से। बगल में हमने कांटेक्ट में, यहां पे कांटेक्ट है, एक और ब्लॉक हमने प्लेस कर दिया। हमने कह दिया कि ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, दोनों इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, फिक्स्ड सरफेस है, इसके ऊपर दोनों ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हम जानते हैं, मानते हैं कि ए पर भी और बी पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, कुछ इस तरीके से। ए पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, बी पर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। बिल्कुल सही बात। इसे हम चलो n1 कह देते हैं, इसे हम n2 कह देते हैं। अब सवाल यह है कि ए पर ब्लॉक ने, सॉरी, ए पर सरफेस ने ऊपर लगाया, बी पर भी सरफेस ने ऊपर लगाया, क्या ए और बी के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा? यस, काफी बच्चे कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही बात। अब मुझे एक बात बताएं कि ए और बी के बीच में इस वक्त अगर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, आई रिपीट, यदि इस वक्त ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो बी पर ए ने किधर को लगा रखा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट में या लेफ्ट में? बी पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रखा है इस वक्त, वो किधर लग रखा है, राइट में या लेफ्ट में? राइट में या लेफ्ट में? बी पर मैंने पूछा, किस पर पूछा मैंने? बी पर पूछा कि बी पर ए ने किधर को नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा है। तो काफी स्टूडेंट्स का जवाब होगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ये मैं पढ़े लिखे बच्चों से बात कर रहा हूं इस समय ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको ये मालूम है कि हाँ भाई, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी की तरफ लगता है। जो नए बच्चे हैं वो जरा अभी ट्रेलर देखें, थोड़ी देर एंजॉय करके, उसके बाद मैं इस पर डिटेल में आता हूँ। ठीक है, तो बात ये आ गई कि जो पढ़ चुके हैं बच्चे वो जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द बॉडी, और इस नाते हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बी पर, वो किधर लगेगा, टूवर्ड्स राइट लगेगा। ए बी पर धक्का लगा रहा है, बी की तरफ टूवर्ड्स द बॉडी लगना चाहिए, तो टूवर्ड्स द बॉडी का मतलब राइट की ओर। ऑलराइट, तो लॉक कर दिया जाए आंसर कि इस वक्त जब बॉडीज ए और बी टेबल पर प्लेस हो रखे हैं, रखे हुए हैं, रेस्ट पर है इस समय, जस्ट रखे हुए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में,
तो इस वक्त अगर पूछा जाए कि भाई ए ने बी पर किधर को नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा है, तो उसका जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन टूवर्ड्स राइट, दूसरा ऑप्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट डाल देते हैं, चौथा ऑप्शन क्या बनाए? चलो चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शंस दे दिया मैंने, राइट को, लेफ्ट को, कौन सा? तो काफी बच्चों का आंसर यस, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है बेटा कि आंसर टुवर्ड्स राइट नहीं होगा। आंसर इस केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन का बी पर टुवर्ड्स राइट नहीं होगा, ना ही टुवर्ड्स राइट होगा, ना ही टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि क्योंकि इस वक्त ए और बी के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा होगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा होगा। कैसे? आपने तो पढ़ रखा है, काफी बच्चों ने पढ़ रखा है, ए और बी कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट में है ए और बी, तो भाई कंफर्म है इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर में लगता है, ये आपको मालूम है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं मालूम है उनको, और वो हमेशा टुवर्ड्स बॉडी लगता है। इस नाते तो आंसर राइट में आता है। लेकिन कुछ बच्चों को, आप में से कुछ बच्चों को यह मालूम भी होगा कि इस वक्त, सही बात है, इस वक्त ए और बी के बीच में बेटा कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। कैसे? बताते हैं। तो यहीं से इस नॉर्मल रिएक्शन की शुरुआत होगी, यहीं से इस नॉर्मल रिएक्शन टॉपिक की शुरुआत होगी कि नॉर्मल रिएक्शन अगर लगेगा तो कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा। क्योंकि याद रखें, ये जो पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपके फोर्सेस की सही जानकारी, फोर्सेस के सही इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, फोर्सेस पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट फोर्स डायग्राम जो आप बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है ये पूरा टॉपिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि अगर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम गलत बन गई बेटा, फोर्स डायग्राम गलत बन गई, यानी कि फोर्स का हिसाब किताब ही अगर गलत हो गया आपका, तो क्या आप कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए है, क्या वो सही से लगा पाओगे आप? जब आपके फोर्स का हिसाब किताब ही बिगड़ गया, तो क्या फोर्स इक्वल टू एम में सही से लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। ऑलराइट, तो पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, वो फोर्सेस पे होना चाहिए। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा फोर्स कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा, और लगेगा जब ये मालूम पड़ गया कि हाँ लगेगा तो किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा, तब वो डिस्कशन, तब वो बात सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फोर्स तो नॉर्मल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, वो लग भी रहा है कि नहीं। पता चला उस सिचुएशन में लग ही नहीं रहा है और आप लगा के बैठे हो, वो फोर्स लग ही नहीं रहा, टेंशन लग ही नहीं रहा, आप लगा के बैठे हो, नॉर्मल लग नहीं रहा है, वो लगा के बैठे हो, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, आप लगा के बैठे हो, सवाल खत्म वहीं पे, आपकी सारी मेहनत बेकार, आपकी सारी मेहनत बेकार। ऑलराइट, तो इस चीज का विशेष विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत में आपको यह सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन अगर लगेगा तो कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा। तो उसको मैं एकदम से तो बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा। कोई चीज मैं बताऊंगा नहीं अपने लेक्चर्स के अंदर, समझ में आपको स्वयं आना चाहिए, बताने से नहीं, समझने से चीज समझ में आती है, आपको खुद फील होगा। तो चलो इस सिलसिले को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि लेट्स से हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो ये सारा हटा देते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे काम का नहीं है फिलहाल के डिस्कशन में। फिलहाल का डिस्कशन मुद्दा ये है कि ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा अपने आप कि इस समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया या जिनको समझ में भी आ गया उनको कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं है, तो चलो आगे की चीजें मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको वो चीज भी कंफर्म हो जाए। देखो इसका एक घरेलू तरीका मैं बता दे रहा हूं, घरेलू तरीका बता दे रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा इस सिचुएशन में। इसको देखने का नॉर्मल
जो तरीका है, घरेलू इलाज जो है, घरेलू तरीका जो, वो क्या है कि आप दोनों में से किसी एक को हटा के देखोगे, दोनों में से किसी एक को हटा के देखोगे कि क्या दूसरी बॉडी अभी भी वैसी रह पा रही या नहीं रह पा रही। जैसे ए और बी है, यहां पे आप उसको हटाओगे जो कि सपोर्ट करके रखा है। यहां पे ए और बी में से आप किसी को भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने किसी को सपोर्ट नहीं कर रखा है। तो ए और बी में से किसी को हटा लो। चलो मैं बी को हटा लेता हूं, मैं बी को हटा लेता हूं। अगर मैं बी को हटा लिया तो क्या ए, हौले से हटाया मैंने, धीरे से हटाया, ए को पता भी नहीं लगा, ए को झटका भी नहीं लगा, धीरे से हौले से हटा लिया। अगर बी को हटा लोगे तो क्या ए चल पड़ेगा? अगर बी को हटा लोगे तो क्या ए चल पड़ेगा? बिल्कुल नहीं चल पड़ेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो ए जो है पहले भी स्टेशनरी था और अभी भी बिल्कुल वैसे स्टेशनरी रहेगा। यानी कि बी के होने का या ना होने का कोई भी असर ए पर नहीं आने वाला, ए पर नहीं पड़ने वाला। ए बी है या नहीं है, उसका कोई भी असर ए पर नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से यदि आप धीरे से हौले से ए को हटा लेते हो इधर से, तो बी को पता भी नहीं लगेगा, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। पहले भी रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे रहेगा, अब भी रेस्ट पे रहेगा। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें बेटा ए और बी की, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के होने से या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन द टू ब्लॉक्स, नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। बेशक दोनों कांटेक्ट में है इस वक्त, बेशक दोनों इस वक्त कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी नो इंटरेक्शन, नो डिपेंडेंसी। एक को हटा के देख लो, अभी भी कंफ्यूजन है तो देयर इज नो डिपेंडेंसी, नो इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन ही नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है, तो इंटरेक्शन का फोर्स कैसे होगा? हाउ कुड देयर बी एनी इंटरेक्शन फोर्स? हाउ कुड देयर बी एनी इंटरेक्शन फोर्स? तो भाई बात ये आ गई कि यस, सिर्फ कांटेक्ट होना ही काफी नहीं है, सिर्फ कांटेक्ट में होना ही काफी नहीं है, उसके लिए कुछ और भी कंडीशन लागू होना जरूरी है। कुछ और भी कंडीशन होना जरूरी है ताकि उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगे, ताकि उनके बीच में बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगे। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ कांटेक्ट में होना काफी नहीं है, ना काफी है, सिर्फ कांटेक्ट में होना ना काफी है। तो क्या होने से, किस कंडीशन, किस शर्त के होने से ये कंफर्म हो जाएगा कि हां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? उस कंडीशन पे विचार किया जाए, उस कंडीशन पे विचार किया जाए। तो वो जो कंडीशन होगा, वो कंडीशन कुछ ऐसे होगा। चलो इसको भी मैं सीधे नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा आराम से। ये समझ में आया ना, खुद से फील आया ना कि एक के होने से सिर्फ कांटेक्ट में होने से काफी नहीं है? खुद से समझ में आ गया आपको, आगे भी खुद से समझ में आएगा आपको। देखो अभी तो इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ठीक, अच्छी बात है, समझ आ गया। लेकिन यदि हम एक फोर्स लगा देते हैं, सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं ए पर टुवर्ड्स राइट, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यदि हमने ए पर टुवर्ड्स राइट एक फोर्स लगा दिया, तो क्या नीचे बिल्कुल स्मूथ है, नीचे बिल्कुल स्मूथ है, यानी रोकने वाला कोई भी नहीं, फिसल जाएगा तुरंत। तो जैसे ही हमने एफ फोर्स लगा दिया ए पर, क्या ए और बी अब भी रुके रहेंगे? नहीं, अब चल पड़ेंगे, अब दोनों के दोनों चल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने धक्का लगाया। बहुत ध्यान से समझना इन बातों को बेटा, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे है सारी बारीकी। हमने धक्का लगाया, किस पर? ए पर धक्का लगाया, बी पर धक्का लगाया, दोनों पे धक्का लगाया। आंसर दोनों पे। गलत, गलत जवाब। हमने दोनों पे धक्का नहीं लगाया बेटा, हमने दोनों पे धक्का नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ ए पे धक्का लगाया। हम तो बी को जानते नहीं, कौन है बी? वी डोंट नो। कांटेक्ट में है क्या बी? ना, कांटेक्ट नहीं है, जानते नहीं, मतलब ही नहीं है। हमने तो सिर्फ ए को जाना, हमने तो सिर्फ ए को धक्का लगाया, बी को धक्का नहीं लगाया। हमने सिर्फ ए को धक्का लगाया और ए ने
यस, ए ने बेटा, यहां पर किसने, ए ने बी पर धक्का लगाया। हमने सिर्फ ए पे धक्का लगाया और ए ने बी पर धक्का लगाया, और उसी धक्के का नाम उसी धक्के का नाम नॉर्मल रिएक्शन। उसी धक्के का नाम नॉर्मल रिएक्शन। तो ए ने बी पर जो धक्का लगाया उसको हमने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जब तक यह फोर्स हम नहीं लगा रहे थे तब तक ए और बी के बीच में कदापि कोई भी कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन या कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, बेशक कांटेक्ट में, लेकिन कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। ऑलराइट, ये तो मालूम ही नहीं आप लोग, ये तो मालूम है। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखना है बेटा, तभी तो सीख रहे हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो आप तभी तो तैयारी कर रहे हो। अगर सब कुछ आ रहा होता तब तो ऑलरेडी आप आईआईटी में बैठे होते हैं, एम्स में बैठे होते हैं। तो अभी सीखना है, तो इसलिए अगर कोई चीज नहीं आ रही, नहीं कोई चीज अगर नया समझ में आ रहा है या नहीं मालूम पहले से, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज है। ये आपका लर्निंग फेज है। सीखो, जहां से भी अच्छी चीजें मिल जाए सीखो, और अपने दिमाग में उनको स्टोर करो। सही चीजों को सीखो, सही चीजों की पहचान करना सीखो, और उनको सीखो और दिमाग में स्टोर करो। और यही सारी छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी कंसेप्ट है जो आगे चल के आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी किसी भी टॉपिक के अंदर। ऑलराइट, तो मेंटली आप प्रिपेयर होके बैठो कि मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी, इसलिए झटका नहीं लगना है, घबराना नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होके बैठो कि बहुत सारी नई चीजें देखने को सीखने को मिलेंगी। काफी बच्चों को मालूम होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम उन बच्चों को कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उनके लिए मेंटली प्रिपेयर होना, परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि अरे यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, शिट क्या करूं मैं, अब मैं कैसे सिलेक्ट हूं। सिलेक्ट हो गए, अभी वक्त बाकी है आपके पास, अभी भी वक्त बाकी है। इन चीजों को सीखो, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सीखते चलो। ये घबराने का, सोचने का वक्त नहीं है, ये सीखने का वक्त है। शिद्दत के साथ सीखते चलो, जैसे मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको सिखा रहा हूं, आप भी शिद्दत के साथ सीखते रहो। ऑलराइट बेटा, चलो तो अब तो इतना समझ में आ गया कि किन परिस्थिति में लग सकता है, लेकिन उस परिस्थिति को हम डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह एक समान नहीं होगा, सिचुएशन दिखने में एक समान नहीं होगा। इसलिए हम उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को, उस शर्त को डिफाइन करना चाहते हैं जो कि दुनिया के हर जगह पे आपको सेम नजर आएंगी, ताकि आप बिल्कुल भी कहीं और कंफ्यूज ना हो। जैसे ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक ए है, ये टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल और ए के बीच में ऐसा कोई फोर्स तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इस केस में कि क्या लगेगा नहीं लगेगा। और भी ऐसे तमाम केसेस आएंगे आगे जिनके अंदर आप कंफ्यूज हो, तो उसके लिए आपको कंक्रीट करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को पहले, कि कौन सी वो शर्त है, जिस शर्त पे, जिस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। तो उस कंडीशन को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहले क्या था, ए और बी के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। ए और बी के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी धक्का मुक्की, पुशिंग वाली स्थितियां नहीं थी। कोई धक्का मुक्की नहीं थी ए और बी के बीच में, कोई पुशिंग सिचुएशन नहीं थी। लेकिन जिस पल हमने यह फोर्स एफ लगा दिया, उसी पल से ए और बी के बीच में एक धक्का मुक्की सी सिचुएशन डेवलप हो गई, और उसी पल से हम बात कर सकते हैं कि भाई ए और बी के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया। इस तरीके से आप कह सकते हो नॉर्मल रिएक्शन लग गया। यानी कि जब तक बॉडीज के बीच में धक्का मुक्की वाली स्थिति नहीं होगी, कुछ दबाने की स्थिति नहीं होगी एक दूसरे को, तब तक उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कदापि डेवलप नहीं हो सकता। यानी कि बॉडीज के बीच में कांटेक्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, कांटेक्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए, दबाव की स्थिति होनी चाहिए, दबाव की स्थिति होनी चाहिए।
ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने कहा स्टेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा अमाउंट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए, बॉडी कंप्रेस हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि दबाव की स्थिति होनी चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। जैसे यहां पर देखो, हमने ए को धक्का लगाया, ए बी को धक्का लगाया। अगर हम बी के सामने यूं समझो, सपोज करो हमने सामने इस तरीके से एक वॉल लगा रखा, ऐसे बी को हमने रोक रखा है, यहां पे एक वॉल है सपोज, और हम पीछे से धक्का लगा रहे हैं, ए पर फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला हम ए पर फोर्स लगा रहे हैं एफ, लेकिन आगे बी जा नहीं पा रहा है, आगे बी जा नहीं पा रहा है। और सपोज करो ये जो बी है एक कंप्रेसिबल बॉडी है, स्पंज से बना हुआ बॉडी, कंप्रेसिबल बॉडी, स्पंज का बना हुआ बॉडी है। तो अगर बी एक कंप्रेसिबल बॉडी होता और हम इसी तरीके से ए पर फोर्स लगा रहे होते हैं, और आगे से हमने एक वॉल खड़ी कर रखा है, यहां पे इस तरीके से एक वॉल खड़ा कर रखा है आगे, ताकि बी आगे जा ना पाए, तो क्या बी के अंदर कंप्रेशन आता? यस, बी के अंदर एक कंप्रेशन आता, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आता। ऑलराइट, यानी कि ए और बी के बीच में इस समय स्टेट ऑफ कंप्रेशन साफ दिख रहा है। और अगर बी स्पंज यानी कि कोई कंप्रेसिबल बॉडी होता तो उसमें कंप्रेशन भी आती। तो कंप्रेशन आती नहीं आती वो अलग मुद्दा है। वो कब होता? जब बॉडी बी जो है वो कंप्रेसिबल होता और सामने सामने रोक रखा होता, तब उसके अंदर कंप्रेशन आता, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आता। लेकिन हम इस अमाउंट ऑफ कंप्रेशन पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। हम तो सिर्फ एक चीज पे इंटरेस्टेड है, और वो है स्टेट ऑफ कंप्रेशन। आई रिपीट, स्टेट ऑफ कंप्रेशन। बहुत ध्यान से इसको दिमाग में सेट करो। स्टेट ऑफ कंप्रेशन होना अनिवार्य है। स्टेट ऑफ कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन दोनों अलग चीज है। हमें अमाउंट से मतलब नहीं, कंप्रेस हो रहे या नहीं हो रहा है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इस समय ए बी को धक्का या फिर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। नहीं हो रहे वो अलग बात है, क्योंकि बी कंप्रेस होने वाला नहीं है, कंप्रेस होने लायक नहीं है, रिजिड बॉडी है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन ए कंप्रेस करना तो चाह रहा है, ए बी को कंप्रेस करना चाह रहा है। वैसे सिचुएशन बना दो, सामने एक कुछ फिक्स सरफेस रख दो या अपने हाथ से पकड़ लो, रोक दो बी को, तो उसके अंदर कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। अगर बी एक कंप्रेसिबल बॉडी है, कंप्रेशन आना भी शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो बात ये आ गई कि कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट। कंप्रेस करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ए और बी के बीच में इस समय क्योंकि एक अमाउंट ऑफ स्टेट ऑफ कंप्रेशन साफ दिख रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि इस समय ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। ऑलराइट, अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा। अब अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी पर भी अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन क्या कहते हैं जाने से पहले, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ए उसके रिएक्शन से बच नहीं पाएगा, तो बिल्कुल ऑपोजिट। ये चलो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं, ये लो। तो ए पर भी बी जो है एक रिएक्शन दे मारेगा, तो ए पर बिल्कुल पीछे की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। आगे मेरी कुछ क्लासेस है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आपको आगे का सेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं आपको करवाता रहूंगा, इसको सीखते जाओ। आज के सेशन के अंदर मेन इस मुद्दे पर हमने बात करी कि व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, देयर विल एक्ट अ नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द कंडीशन? उस कंडीशन पे हमने बात करी। अब देखो, चलते चलते एक लास्ट चीज और बता देता हूं। ये जो ए है इस वक्त सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, कोई कंप्रेशन नहीं। क्यों? टेबल रिजिड है, कोई कंप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही एक बॉडी को जो थोड़ा भारी है, लोहे की एक बॉडी को आप अपने सोफे पे रख दो, गद्दे पे रख दो, कंप्रेस होएगा नहीं होएगा? होएगा ना? समझ में आ गया? यानी कि इस समय ए और सरफेस के बीच में
बेशक कोई कंप्रेशन नहीं है, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन नहीं है, जो सरफेस वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन समझ में आ गया आप लोगों को, ए जो है इस समय नीचे वाले सरफेस को पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दब जाए, कंप्रेस हो जाए। ये अलग बात है कि वो रिजिड होने की वजह से कंप्रेस नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्रेस करना तो चाह रहा है। बस यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन की हमें तलाश थी, स्टेट ऑफ कंप्रेशन। आप अपने अपने कॉपीज में लिख डालो कि व्हेनेवर, लिखवा देता हूं आप लोगों को, नोटिफाई करवा देता हूं, लिपिबद्ध करवा देता हूं आप लोगों को, राइट? लिख लो कि व्हेनेवर व्हेनेवर देयर विल बी whenever there will be a state of compression, whenever there will be a state of compression between, बड़े ध्यान से लिखना, state of compression between two rigid contact surfaces, between two rigid contact surfaces, दोनों surfaces contact में है, between two rigid contact surfaces there will definitely be a normal reaction acting between them. There will definitely शब्द का यूज करें, definitely be a normal reaction acting between them. तो ये रही नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन, ठीक है? चलो, इस सेशन के अंदर मैंने आपको कंडीशन बता दिया, अगले सेशन के अंदर इसकी डायरेक्शन वगैरह चीजों पे डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि जिंदगी में, दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए उसके अंदर नॉर्मल बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत ना आवे, नॉर्मल पहचानने में, लग रहा है नहीं लग रहा है, ये पहचानने में कोई दिक्कत ना आवे। तो एक एक करके धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं। हमारा टारगेट 2023 नहीं है, हमारा टारगेट 2024 है, ध्यान दें। और जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा आप इन सारी चीजों को अगर यूज करते हो, सीखते हो, तो आपकी 2023 का एग्जाम बहुत निखर जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। मैंने इसलिए कहा 2024 क्योंकि मैं तेज भगाने वाला नहीं हूं, मैं स्किप करने वाला नहीं हूं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आप लोगों को, हर चीज बताऊंगा। और जो 2023 वाले बच्चे हैं वो इन वीडियोस को बेशक देख सकते हैं, उनको बहुत फायदा होगा, जितना भी कवर हो जाएगा उतना भी बहुत होगा आप लोगों के लिए, छोटा। तो अगर 2023 वाले बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम दो, और इन लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत काम आएगा आपके, इतना तो मैं कह सकता हूं, ठीक है? चलो, तो ये सेशन में यहीं पे कंक्लूड करता हूं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।